खून का सौदा। दीनदयाल जी हंटर के कही हुई बात को दोहराते हैं और दूसरे ही पल डर से उनकी आंखें एक बार फिर फैल हो जाती हैं। वो हंटर के सामने अपने दोनों हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते हुए कहते हैं, देखो चाहिए तो सिर्फ मेरी जान ले लेना, लेकिन मेरी पत्नी और मेरे बेटे को कुछ मत करना। जमीन पर बैठे दीनदयाल जी अपने आंसू इस बार नहीं रोक पाते। वो बुरी तरह से रोने लगते हैं। तभी वो हंटर उसे दोबारा बोलता है, ये किसने कहा कि मुझे तुम्हारे परिवार का खून चाहिए। इतना कहे वो अपने एक हाथ से दीनदयाल जी को उठाकर खड़ा करके आगे कहता है, सौदा ये है कि तुम्हें हर महीने मुझे खून पहुंचाना होगा और ये तुम्हारे ऊपर है कि ये तुम कैसे करोगे पंडित। और हाँ, मना करने के बारे में भूल कर भी मत सोचना, क्योंकि तुम्हारी और तुम्हारे परिवार की जान मैंने बचाई है उस क्रूर बेला के सिपाहियों से। इतना कहकर वो दीनदयाल जी से दूर हो जाता है, जो अभी भी सुन पड़े हुए थे। वो डरते हुए कहते हैं, पर ये सब मैं कैसे करूँगा, एक पंडित हूँ, कोई कसाई नहीं। दीनदयाल की बात सुन हंटर कुटिल मुस्कान के साथ कहता है, नहीं हो तो बनो, पर ये सौदा पूरा करो। और हाँ, एक बात और, आज जो कुछ भी तुम्हारे और मेरे बीच हुआ, इन सब के कारण हमेशा हमेशा के लिए तुम मुझसे जुड़ गए हो। ये सौदा तो सिर्फ तुम्हारे और मेरे बीच ही नहीं, तुम्हारी आने वाली सारी पीढ़ियां निभाएंगी। इतना सुनने के बाद तो दीनदयाल जी के दिमाग ने काम करना ही बंद कर दिया था। हंटर मुस्कुराए हुए फिर कहता है, और हाँ, याद रखना, खून इंसानी होना चाहिए। इतना कहकर हंटर धुएं की तरह कहीं गायब हो जाता है। दीनदयाल जी अपनी आंखें खोलते हैं और एक गहरी सांस लिए अपने हाथ में ली हुई चिट्ठी को देखते हुए अपनी आंखों में आए आंसू को पोंछ वापस उस चिट्ठी को रख देते हैं। उसी दिन शाम के वक्त यह कहिए कि अंधेरा ही हो गया था। दीनदयाल जी अपने कपड़े के झोले में एक बोतल छुपाए बनारस रेलवे स्टेशन पर खड़े थे। जो काम आज करने जा रहे हैं ना, वो उनकी आने वाली 7 पुश्तें भी उसी को करने वाली हैं। मनाली भारत का वो खूबसूरत जगह है जहाँ पर शायद ही कोई आकर कहे कि उसे ये खूबसूरती नज़र नहीं आई, और अगर ऐसा कहता भी है तो शायद वो इंसान फिर दिल से अंधा होगा। दीनदयाल जी अपनी लंबी यात्रा के बाद मनाली पहुंचे और ये पहली बार था कि दीनदयाल जी मनाली आ गए थे। पूरे दिन घूमने के बाद आखिर उन्हें अपनी मंजिल मिल ही गई थी। बड़ा और आलीशान महल जो दूर से देख तो उससे सामने से देखने की इच्छा एक बार जरूर हुई। दीनदयाल जी को ये सब देखकर कोई हैरानी तो नहीं होती, पर उनकी आंखें तब हैरानी से फैल जाती हैं जब उन्हें बड़े ही अदब के साथ महल के अंदर ले जाया जाता है। वो महल जितना बाहर से खूबसूरत था उतना ही अंदर से भी। दीनदयाल जी को बैठने के लिए कहा जाता है, पर वो नहीं बैठते कि तभी वहाँ एक जानी पहचानी आवाज आती है, पंडित दीनदयाल अवस्थी। ये आवाज किसी और की नहीं बल्कि हंटर की ही थी। इस आवाज का दीनदयाल जी कोई रिप्लाई नहीं करते। उतने में ही हंटर उनके पास आकर कहता है, और आपका बेटा कैसा है। इस बात पर दीनदयाल जी डर से अपने सर को हाँ में हिला देते हैं। तो हंटर हल्का मुस्कुराता ही कहता है, अच्छा ही रहेगा, पर तब तक जब तक आप चाहोगे। इतना कहकर वह उनसे दूर खड़े हो अपने हाथ बढ़ा कहते हैं, मेरी पसंदीदा चीज़ लेकर आए आप। जिस पर दीनदयाल जी अपना झोला हंटर के आगे कर देते हैं। हंटर उस बोतल को लेते ही कहता है, अब से आप और आपके आने वाली सारी पीढ़ी एक आराम और इज्जत की जिंदगी जिएंगी। ऐसे ही वक्त गुजर जाता है। रघु अब रघुराज जी के नाम से जाने जाते हैं, यानी मीना के दादाजी। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे कि ये पूरी कहानी कहाँ से शुरू हुई है। रघुराज जी की पत्नी सुलोचना जी अपने 10 साल के बेटे अनिकेत को अपनी गोद में लेके रोती हुई कहती है, आप जल्दी से कुछ क्यों नहीं करते? अगर और कुछ देर में मेरे बेटे का इलाज नहीं हुआ तो वैम्पायर का जहर इसके पूरे शरीर में फैल जाएगा। सुलोचना की बात पर रघुराज जी अपने स्वर्गवास पिताजी दीनदयाल जी की तस्वीर को देखते हुए कहते हैं, अब इसका इलाज तो सिर्फ माय लॉर्ड कर सकते हैं। बरसों बाद आज रंजन जी भी बनारस रेलवे स्टेशन पर अपने बेटे को लेके खड़े थे। क्योंकि अब वक्त बदल गया था, इसलिए उनके सौदे के हिसाब से मनाली खून भेजने के लिए अकेले ही जाया करते थे। पर आज की बात कुछ और थी। आज वो खून लेके नहीं, अपने बेटे को लेके जा रहे थे। अनिकेत जो 10 साल का है, उसे शरीर में जहर ना फैल जाए, इसलिए उन्होंने अपने गुरुजी से कहकर जड़ी बूटी पिलाई है, ताकि कम से कम अनिकेत मनाली पहुंचने तक जिंदा रहे। पर फिर भी बाप का अपने बेटे के लिए डर होना लाजमी है।
वो उसके माथे पर आए पसीने को बार बार पोंछते हैं और ट्रेन के आने का इंतज़ार करते हैं। कुछ देर बाद स्टेशन पर एक ट्रेन आके रुकती है जिस पर रंजन जी अपने बेटे को लेकर चढ़ जाते हैं। ट्रेन के खुलने पर रंजन जी कुछ राहत की सांस लेते हैं और एक नज़र अपने बेटे को देखते हैं जो उनके बगल में आराम से सो गया था। कुछ समय बाद रंजन जी की भी आंख लग जाती है। वहीं इन सब से दूर एक गहरे अंधेरे में एक औरत जिसके हाथ खून से रंगे हुए थे, तो वो चिल्लाती हुई कहती है, क्या यही तुम्हारा काम है? मैंने तुम्हें उस अवस्थी के बेटे को जान से मारने के लिए भेजा था ना, कि अधमरा करने के लिए। जिस पर उस औरत के सामने खड़ा एक पिशाच कहता है, क्या फर्क पड़ता है रानी बेला, आखिरकार तो उसका बेटा मर ही जाएगा ना। बेला जो खुद को पिशाचों की रानी और इंसानों के सबसे बड़े दुश्मन बताती है, वो अपने सामने वाले पिशाच को अपनी जलती निगाह से घूरती हुई कहती है, अच्छा। इतना कह जो हल्का मुस्कुराता है और फिर आगे कहती है, केशर मुझे तो तुम पे शक हो रहा है, तुम सच में पिशाच हो भी कि नहीं। जिस पर केशर हड़बड़ाता हुआ कहता है, क्या मतलब आपको याद नहीं? रानी आपने ही तो मुझे पिशाच बनाया था ताकि मैं अवस्थी के परिवार का नामो निशान मिटा दूं। केशर की बातों पर बेला उस पर से अपनी नजरें फेरती हुई कहती हैं, अगर ऐसा है तो तुम्हें पता होना चाहिए कि वो रंजन अपने बेटे को लेकर उस हंटर के पास जा रहा है और वो अगर एक बार वहां पहुंच गया तो उसका बेटा और हमारे मरने का चांस उतना ही बढ़ जाएगा। बेला की बात पर केशर की आंखें चमक उठती है। वो बिल्कुल भी देर न करके वहां से निकल जाता है। वहीं ट्रेन में रंजन जी और उनका बेटा अनिकेत दोनों अभी भी सो रहे थे। ट्रेन की खिड़की खुली हुई थी जिस वजह से हल्की हल्की हवा का झटका दोनों को बार बार तंग कर रहा था। तभी अचानक ही रंजन जी की आंखें खुलती है और वो एक झटके में उठकर अपने अगल बगल देखते हैं तो उनकी आंखों में डर साफ झलक जाता है, क्योंकि वह जहाँ बैठे थे वह इलाका पूरा खाली था और उनका बेटा भी उनके बगल से गायब था। उनके दिमाग में अब एक डर सताने लगा, उन्होंने अपने बेटे को खो दिया कि तभी उनके बगल में एक लंबे कद का पिशाच गिरता है और दूसरी ओर फिर तीसरा। ऐसे करते करते कम से कम 7 पिशाच रंजन जी के बगल में गिरते हैं। ये बहुत ज़्यादा डरावना था, पर रंजन जी जब अपनी नज़रें सामने उठा के देखते हैं जहां उनका 10 साल का बेटा किसी के बाहों में झूल रहा था, वो शख्स अनिकेत को वहीं बगल की सीट पर लेटा करके रंजन जी से कहता है, क्या आप इसलिए ही मेरे पास आ रहे थे? जी माय लॉर्ड। रंजन जी अपना सर झुकाकर आराम से अपना जवाब देते हैं। तभी वो सामने वाला शख्स सारे गिरे हुए पिशाचों को देखकर कहता है, मुझे समझ नहीं आता, क्या तुम लोग भूल जाते हो कि मुझे हर वो शिकार पसंद है जो मेरी नज़र में आ जाए, और इसलिए तो लोग मुझे हंटर कहते हैं। इतना सुनने के बाद वो सारे पिशाच कहीं हवा की तरह गायब हो जाते हैं। वहीं हंटर की आंखें फिर एक बार रंजन जी पर टिक जाती हैं। वहीं वो उसे बैठने को बोल अनिकेत को देखते हुए कहता है, इसे बचाने के 2 तरीके हैं। पहला, अगर मैं इसे काट लूं तो पर ऐसा करने से ये भी एक पिशाच हो जाएगा जो मैं नहीं चाहता। और दूसरा, इतना कह वह रंजन जी की ओर देखता है जो बहुत उम्मीद से हंटर को देख रहे थे। रंजन जी बहुत हिम्मत करके कहते हैं, इस वक्त सिर्फ आप ही हैं जो मेरे बेटे को बचा सकते हैं, इसलिए आपसे जो बन रहा है आप करिए, पर प्लीज़ मेरे बेटे को बचा लीजिए। रंजन जी की आंखों में दर्द साफ झलक रहा था, जिसे देख हंटर अपनी उंगली पर हल्का सा कट लगाकर कहता है, जो मैं करने जा रहा हूँ इससे मेरी शक्ति थोड़ी सी कम हो जाएगी, पर याद रखना रंजन अवस्थी में 2 बूंद खून का हिसाब वक्त आने पर सूद समेत ले लूँगा। इतना कहकर वो अपनी कटी हुई उंगली को अनिकेत के मुंह में लगा देता है। उसी दिन शाम का वक्त रंजन जी की आँख खुलती है तो खुद को अपने घर में बरामदे में पाते हैं और वहीं उनका बेटा अनिकेत आंगन में अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था। अपने बेटे को देख रंजन जी के होठों पर मुस्कुराहट आती है। वो समझ चुके थे कि अब सब कुछ ठीक है। और ऐसे ही वो दिन भी आता है जब अनिकेत यानी कि हमारी हीरोइन के पिताश्री की शादी नैना जी से होती है और उसके बाद हमारी हीरोइन यानी मीना का जन्म भी होता है और वह अब 5 साल की हो गई थी। सबसे शुरुआत में जब मीना 5 साल की थी तो वो एक दिन हंटर को अपने डैडी समझकर उनसे लिपट गई थी, जहां हंटर को भी उससे थोड़ा सा लगाव महसूस हुआ था। इतनी मासूम सी प्यारी सी बच्ची जिसने जहाँ हंटर को किसी ने पहली बार इतने प्यार से गले लगाया था,
और अब वो दिन भी आ जाता है जब अनिकेत अपनी 5 साल की बच्ची और पत्नी नैना जी को छोड़ करके मनाली के लिए निकल गए थे। अपने घर के बरामदे में बैठे रंजन जी को आज फिर से वही बरसों पुराना डर सताने लगा था। वो रह रहकर अपने दोनों हाथ आपस में मलते, मानो कुछ ठीक नहीं लगता उनके दिमाग में, बस उनके बेटे अनिकेत के दूर जाने का ख्याल आ रहा था। वो अनिकेत को रोकना चाहते थे पर वो ऐसा नहीं कर पाते। वहीं अनिकेत ट्रेन में बैठा अपनी मंजिल की ओर निकल पड़ा। अनिकेत के चेहरे पर कोई डर, कोई अफसोस नहीं था कि आज उसने क्या किया है, क्योंकि अब उसके लिए सब बहुत आसान हो गया। आखिरकार वो हंटर का बहुत अच्छा दोस्त था, तो यही कारण था कि वो शिकार करना भी अच्छे से जानता था। पर उसका यही शिकार करना आज उसे बहुत परेशानी में डालने वाला था। मनाली पहुंचते ही वो हंटर के आलीशान महल के लिए निकल जाता है, पर उसी दौरान वो गलती कर देता है कि अनिकेत जब मनाली आता है, हंटर हमेशा उसके लिए बड़ी सी बग्गी भेजता था, पर आज स्टेशन पर कोई बग्गी नहीं दिख रही थी। अनिकेत को लगा कोई बात नहीं, बग्गी वाला कहीं रास्ते में हो तो वो रास्ते में ही उसके साथ हो लेगा, और वो उस महल की ओर अकेले ही निकल पड़ता है, जहाँ जाने के लिए लोग कभी गलती से भी नहीं सोचते थे। अनिकेत अभी कुछ दूर गया ही था कि उससे अपने आसपास कुछ अजीब महसूस होता है, जो नहीं होना चाहिए था। अनिकेत अभी समझने की कोशिश ही करता है कि उस पर किसी धारदार चीज से वार होता है। अनिकेत इस वार के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। वो एक ही वार में जमीन पर गिर जाता है। अनिकेत खुद को बचाने की पूरी कोशिश करता है, पर वो नाकाम रहता है, क्योंकि अब तक उस पर फिर एक बार हो चुका था। इस बार अनिकेत बिल्कुल खराब हालत में जमीन पर ही गिरा रहता है। तभी उसे आंखों के सामने एक आकृति बनती है जो किसी औरत की थी। वो पूरी ताकत के साथ चिल्लाती हुई कहती है, तू जब से पैदा हुआ है तब से मैंने तुझे मारने की कोशिश की, पर हर बार तू बच जाता है, पर इस बार नहीं। इतने कहकर वो पूरी ताकत के साथ अपने हाथों में ली हुई तलवार को अनिकेत के सीने पर डालने के लिए आगे बढ़ती है कि उस महिला का सिर धड़ से अलग हो जाता है और दूसरे ही पल उसका बिना सर का धड़ जमीन पर गिर जाता है। बेला, वैसे तो मैंने तुम्हारे बारे में कभी नहीं सोचा, पर मैंने ये भी नहीं सोचा था कि तुम मेरे इलाके में आकर मेरे ही दोस्त पर वार करोगी। बेला की लाश के सामने खड़ा हंटर बेला से हटकर अनिकेत पर देखता है, जिसमें अभी भी जान बची हुई थी। अनिकेत की आंखें बंद हो चली और साथ में वही हंटर अनिकेत को उठाते हुए कहता है, बस ऐसे ही सांस लेते रहो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। पर तभी अनिकेत हंटर के हाथ को पकड़कर कहता है, रुको हंटर, मुझे पता है तुम क्या करने वाले हो, पर तुम्हें ऐसा मैं नहीं करने दूंगा, क्योंकि तुमने पहले से ही मेरी जान बचा चुके हो, और अब तुम फिर से ऐसा करोगे तो तुम्हारी जान को खतरा होगा। इसलिए तुम मेरी जान बचाने के बजाय मेरे शरीर से खून निकाल लो, ताकि तुम्हें जो अपने 2 बूंद खून मुझे दिया था वही वापस। अनिकेत की बात पर हंटर उससे कुछ देर तक देखता रहता है, फिर 2 बोतलों में अनिकेत का खून भर लेता है। इतना होने के बाद अनिकेत की भी आंखें बंद हो। अब कहानी का अगला ट्विस्ट जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हुए आप लोगों से अगली वीडियो में।